झारखंड में बढ़ते चुनावी सरगर्मियों को एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह हवा देने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के बड़े नेता खड़गे और राहुल गांधी भी यहां जोर आजमाइश कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राय और हमारे खास शो दावेदार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि झारखंड के 14 लोकसभा सीट पर लगातार हम विश्लेषण करते हैं और आप तक वो सही तस्वीर पहुंचाते हैं कि आखिर क्या कुछ वहां का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है, हमारे प्रतिनिधि कितना काम किए हैं या जनता की अपेक्षाएं क्या है। लेकिन इसके साथ ही इन तमाम चीजों को देखते हुए एक एक लोकसभा का बारीक विश्लेषण बहुत आवश्यक है, आपके लिए भी और हमारे लिए भी। आज हम चर्चा करेंगे गिरिडीह लोकसभा का, और आपको बता दूं कि गिरिडीह लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है जहां पर देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय दल मुकाबले में अप्रत्यक्ष तौर पर है। यानी कांग्रेस यहां पर सपोर्ट कर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा को, तो भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही है आजसू को। यानी दोनों क्षेत्रीय दलों को देश की जो राष्ट्रीय प्रमुख पार्टियां हैं वो सपोर्ट कर रही हैं, और एक राष्ट्रीय पार्टी जो है बसपा वो चुनावी मैदान में है। लेकिन जयराम महतो के आने से मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है और समस्याएं ऐसी हैं, गिरिडीह में भी कमोबेश वही समस्याएं हैं जो झारखंड के दूसरे लोकसभा क्षेत्र में है। लेकिन बड़ी बात है, यहां 16 प्रत्याशी चुनावी दंगल में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। लेकिन मुख्य मुकाबला अगर देखा जाए तो 3 के बीच में जो समीकरण उभर करके आते हैं उसमें है एक कांग्रेस समर्थित जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार हैं और दूसरे भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो आजसू के उम्मीदवार हैं, और साथ में जयराम महतो जिन्हें फायर ब्रिगेड एक यूथ के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे साथ इस दावेदार कार्यक्रम में विश्लेषण करने के लिए, सटीक विश्लेषण करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं नंद किशोर मुरलीधर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मुरली जी चीफ सब एडिटर हैं खबर मंत्र प्रतिष्ठित अखबार के, और सबसे बड़ी बात है आपको बता दूं कि इनका परिचय में एक बात और कहना चाहूंगा कि ये बच्चों के लिए, युवाओं के लिए एक शानदार काउंसलर हैं। उनके कैरियर काउंसलिंग को भी ये प्रमोट करते हैं और ये बहुत अच्छे तरीके से समाज की सेवा करते हैं। अब नेताओं का कैरियर काउंसलिंग कैसे होगा ये तो अलग मसला है, इस विषय पे भी इनसे हम जानना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल, मुरली जी क्या लगता है कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में आखिरकार जो बुनियादी समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनका निदान नहीं हुआ और हर 5 साल पर वहां पे चुनाव होता रहता है जैसे देश में बाकी जगहों पे, क्या कहना चाहिएगा? देखिए, जहाँ तक गिरिडीह का सवाल है, आपने कहा कि समस्याओं का निदान नहीं होता है, तो समस्याएं, ये लोकसभा का चुनाव है, समस्याएं स्थानीय तौर पे होगी, समस्याएं राष्ट्रीय तौर पे होगी, या फिर समस्याएं क्षेत्रीय दलों की अलग अलग होगी। लेकिन जहाँ तक गिरिडीह में चुनाव का सवाल है, अभी दो पार्टियां आमने सामने हैं। एक आप राजग कह सकते हैं, दूसरा इंडी गठबंधन या इंडिया कह सकते हैं। आमने सामने यही दो हैं। और एक जो जयराम जी की बात कर रहे हैं आप, वो जयराम महतो की भूमिका राजनीति में अपने स्थिति को सुधारने की है। वो कहें मतलब अपनी भूमिका जयराम महतो की है राजनीति में पहले कदम रखने की। हाँ, ये एक उतना वोट लाना चाहेंगे जिसमें बाद में कोई भी राष्ट्रीय दल, क्षेत्रीय दल इनको रिकॉग्नाइज करे। इनका चुनाव रिकॉग्नाइजेशन का है, ये जीत नहीं सकते हैं। किसी को हराने या किसी को जिताने में इनकी भूमिका हो सकती है। अच्छा, ये मुरली जी आपसे जानना चाहूंगा कि जो वहां पे आमतौर पर जो लोकतांत्रिक ढांचा है उसमें खास तौर पे झारखंड और बिहार में जातिगत समीकरण का बड़ा मोल होता है, तो आप किस तरीके से देखते हैं? जबकि वहां पे जिस कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो आजसू के उम्मीदवार हो सीपी चौधरी, या फिर जो मथुरा महतो हो जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं, अगर उस कुर्मी महतो की बात की जाए तो जो डेटा है उसके हिसाब से मात्र 19% वहां उसकी आबादी है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और साथ में मुस्लिम भी, और पिछड़ा वर्ग एक बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है। तो इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, जाति को मैं पूरी तरह से नकारूंगा नहीं, जाति फैक्टर तो होता ही है,
और जात के फैक्टर को लेके सबसे ज़्यादा तो आप लोग हम लोग एक सर्वे में उसको सबसे बड़ा स्थान देते हैं। लेकिन जाति फैक्टर चुनाव में कभी कभी डिसाइडिंग नहीं होती है। इस चुनाव में जाति से ऊपर उठ के भी वोटिंग होगी, उस वोटिंग को पकड़ना इस गिरिडीह के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। जैसे नए मतदाता, युवा मतदाता, महिला मतदाता, इनका जब आप विश्लेषण करेंगे तो हम बीते 19 के चुनाव में जब पहली बार चौधरी चुनाव लड़ रहे थे, चंद्र प्रकाश चौधरी, तो थोड़ा घबराए हुए थे। लेकिन इनका एक अनुभव है, रामगढ़ से ये लगातार विधायक रहे हैं और वहाँ भी ये पहली बार जीत गए। पहली बार जब ये चुनाव लड़ रहे थे तो भाजपा के जो मुद्दे थे वो सर्जिकल स्ट्राइक और घुस के मारा और कुछ ज़्यादा उत्तेजना फैलाने वाले थे और वो बहुत अच्छे ढंग से देश भर में बिल्कुल स्प्रेड किया, प्रचारित किया गया था, प्रसारित इस किया गया बार था। अगर राष्ट्रीय स्तर पर गिरिडीह को आके तो वहाँ भी थोड़ी सुस्ती है, सुस्ती का असर वहाँ भी है। इसके बीच में मैंने जिन लोगों की चर्चा की, जैसे युवा, महिलाएं, अब जातिगत समीकरण, ये सबको मिले तो वहाँ 3 नेता खड़े हो गए कुर्मी जाति से, तो निसंदेह वोट बंटना तय हो गया। लेकिन जो बाकी फैक्टर है इस पर आप ध्यान देंगे तो पाएंगे कि राष्ट्रीय मुद्दे में चंद्र प्रकाश चौधरी और भारतीय जनता पार्टी का चूंकि सपोर्ट है आजसू को, ये भारी पड़ते दिखते हैं। और लोकसभा चुनाव में चूंकि क्षेत्र भी बड़ा होता है जैसा कि हम लोगों ने देखा, और विधानसभा के क्षेत्रों में हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक जीते हैं, कांग्रेस के विधायक जीते हैं। मुरली जी बहुत सही बात आप कह रहे हैं। यहाँ पे जरा सा चर्चा हम कर ले कि जो गिरिडीह लोकसभा उसके अंतर्गत 6 विधानसभा आते हैं और 6 विधानसभा में 3 पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का कब्जा है, 1 पर बीजेपी, 1 पे कांग्रेस और 1 पे आजसू का कब्जा है। लेकिन यहाँ सवाल दिलचस्प ये है कि कई ऐसे नेता हैं और ये बटा हुआ भी है, कुछ बोकारो में पड़ता है, धनबाद का भी कुछ हिस्सा इसमें शामिल है, गिरिडीह का तो है ही। लेकिन जो अलग अलग 6 विधानसभा का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो विधायक हैं, उनकी क्या भूमिका होगी इस चुनाव को लेकर? देखिए, बड़ी भूमिका है। आप तो जान ही रहे हैं कि जो धनबाद के जो लोकसभा प्रत्याशी हैं वो विधायक हैं और उनका विधानसभा क्षेत्र ये गिरिडीह में ही पड़ता है, जहां वो प्रभावी भी हैं और अधिक से अधिक एक वोट दिलाने की जो उनकी क्षमता है उसको आप नहीं नकार सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप और तमाम चीज़ें तो चुनाव के में लगते रहती है, लेकिन जन साधारण तक पहुंच, आप मेरे इस बिंदु को अगर आप थोड़ा सा विस्तार से समझें तो जो जन साधारण तक पहुंच बनाता है उस नेता को वहाँ की जनता ज़्यादा स्वीकार करती है। जनता में एक बात को लेकर सहमति है कि किसी भी मुद्दे को नेता जो हमारा है, चाहे वो एमएलए हो चाहे एमपी हो, पूरे तौर पे खत्म नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर सहज उपलब्ध है तो उसको लेके आम लोगों की सहानुभूति ज़्यादा होती है। और इसमें मैं चंद्र प्रकाश चौधरी भी लोकप्रिय हैं, बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी जन साधारण की तक पहुंच रामगढ़ क्षेत्र में तो बिल्कुल ऐसा था कि कोई कह ही नहीं सकता कि हारेंगे। गिरिडीह में भी इन्होंने एक ऐसा प्रयास किया है। मथुरा महतो भी ऐसा नहीं है कि जन साधारण के लिए कोई जटिलता से। मुरली जी आपसे जानना चाहूंगा, ये बताइए कि अगर दोनों के बॉडी लैंग्वेज को देखें, आपने कहा जन साधारण तक जिसकी पहुंच हो वो बड़ा लोकप्रियता के पैमाने पे खरा उतरता है, उसी को लोग पसंद करते हैं। लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए और पब्लिक रिलेशन की बात की जाए और इसके साथ स्थानीय स्तर पे लोगों को समझने और वहाँ की समस्याओं को समझने की बात की जाए तो मथुरा महतो आपको भारी नजर आते हैं या फिर चंद्र प्रकाश चौधरी? देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी जो आप पूछ रहे हैं उसी का एक चैप्टर था जो मैं बता रहा था कि आम लोगों तक पहुंच। और इस कारण भी आप हम बताएं कि 4 किलोमीटर जाकर अगर चंद्र प्रकाश चौधरी खड़े होते हैं तो 2-4 लोगों को वो जानते हैं। इस तरह की विधानसभा में भी वो बिल्कुल अकेले आते थे, इवन कि उनका पीए भी उनके साथ नहीं होता था जबकि वो मंत्री होते थे। तो ये जो चीज़ें थी आम लोगों को प्रभावित करती है। तो अब जनता बहुत कॉन्शियस होकर देखती है अपने जनप्रतिनिधि को। लेकिन एक शिकायत है क्षेत्र की जनता का, गिरिडीह का, उनका ये एक शिकायत है कि चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद रहते हुए बहुत कम क्षेत्र में परिभ्रमण किए
और कई लोगों की समस्याओं को आश्वासन देकर भी उन्होंने पूरा नहीं करवाया। तो क्या ये माइनस पॉइंट नहीं जाता है चंद्र प्रकाश चौधरी की तरफ? और दूसरी तरफ मथुरा महतो बहुत ही जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं झारखंड में, लेकिन अभी फिलहाल जिस तरीके से वो एक अच्छे रणनीतिकार भी माने जाते हैं, तो इसमें कौन आपको भारी भरकम दिखाई पड़ रहा है? देखिए, लोकसभा चुनाव में जब इस तरह की स्थितियां बनती है तो एक तो पहले का अनुभव और पूर्वानुमान पे हम आगे का अनुमान लगाते हैं, और दूसरी बात कि जो तत्कालीन कारण बन रहा है, जो आप कह रहे हैं वो तत्कालीन कारण है। मथुरा महतो को खारिज भी नहीं किया जा सकता है। जैसे आपने दिखाया कि वहाँ एक मुस्लिम बहुल इलाका भी है, वहाँ लगभग 1 लाख से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। तो आज ये जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इनके साथ कांग्रेस है, आप कम्युनिस्ट पार्टी भी इनके साथ है, तो वो इंडस्ट्रीज इलाका भी है, तो उनका वोट बैंक नहीं है या वो एकदम से खारिज कर दिए जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। ये चुनाव टक्कर का होगा, जिसमें हम अभी चंद्र प्रकाश चौधरी को आगे देख रहे हैं, अभी तक हम आगे देख रहे हैं, लेकिन चुनाव परिणाम में अगर कुछ बदलाव होगा तो ये मथुरा महतो के पक्ष में जाएगा। लेकिन जिस गिरिडीह के साथ भी और जो भी चल रहा है समीकरण, उससे पहले अगर हम आते हैं तो लोकसभा का जो दूसरे चरण का चुनाव है, जिसमें हजारीबाग है, कोडरमा है, चतरा है, तो ये तीनों लोकसभा में बीजेपी का सिटिंग सीट है। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को इन सीटों का फिर से दावेदार बना पाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में अपवर्ड पोजीशन में है, उसके पास नेता और नीति दोनों है, और इसका उन लोग जम के प्रचार भी कर रहे हैं। मैं चुनावी मुद्दों पे नहीं जाऊंगा, वो काफ़ी बिखरा हुआ लग रहा है, लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर है, जो अंतिम समय में निर्णय लेता है कि किसको वोट देना चाहिए, उसको नेता के रूप में नरेंद्र मोदी नजर आते हैं। दूसरे तरफ जो नेता हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे हो, इनका जो आभा है, चाहे इनका जो फ्रंट फुट पे जो इनका गेम है, ये बहुत ही कमजोर चला है। चलिए, यहाँ पे मुरली जी आपसे और थोड़ा स्पष्ट होना चाहूंगा कि ये बताइए कि जिस तरीके से नेशनल लेवल पे जो पूरे देश में ये मुद्दे चल रहे हैं, एक तरफ कहा जा रहा है कि हमारा संविधान खतरे में है और तानाशाही रवैया को रोकना है, तो दूसरी तरफ ये दावे किए जा रहे हैं कि आशा, विश्वास और गारंटी। क्या लगता है कि जो हिंदी भाषा भाषी प्रदेश है, वहां पर खास तौर पे क्या मोदी मैजिक वाकई है? देखिए, 10 साल के शासन के बाद अगर इस चुनाव में हम लोग चुनाव में सिर्फ इस बात पे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि क्या भाजपा सहित राजग को 400 सीट पार हो जाएगा या 400 सीट से कम होगा। कांग्रेस के कोई भी लीडर या इंडी गठबंधन के ये नहीं बता रहे हैं कि उनको कितना सीट आएगा, वो ये कह रहे हैं कि भाजपा 200 सीट पे सिमट जाएगी। और इंडी गठबंधन में तो कोई प्रधानमंत्री का चेहरा भी डिक्लेयर नहीं है, नीति नहीं, नेता नहीं, वो तो समस्या है ही, साथ में वो अपने सीटों का आकलन करने की स्थिति में नहीं है। मुझे लगता है आज़ादी के बाद इतनी बुरी स्थिति में कभी कांग्रेस नहीं रही और इसके सहयोगी दल नहीं रहे। अच्छा, एक बात आपसे और जानना चाहूँगा मुरली जी कि प्रधानमंत्री मोदी आए, अमित शाह का रोड शो होता है, राहुल गांधी भी आए, खड़गे भी आए, यहाँ पर एक चर्चा ये भी है भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चाह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ भी आए। तो क्या लगता है कि जैसे प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह के झारखंड आने से यहाँ पे बीजेपी माइंडेड वोटों का पोलराइजेशन क्या कुछ बढ़ेगा? देखिए, निश्चित तौर से नेता का प्रभाव पड़ता है। अगर आप याद करें तो इतिहास में इंदिरा गांधी का एक बड़ा प्रभाव था, अटल बिहारी वाजपेयी का एक बड़ा प्रभाव था। इस तरह वर्तमान समय में राहुल गांधी का भी प्रभाव है, मोदी का भी प्रभाव है, अमित शाह का भी प्रभाव है। प्रभाव बड़े नेताओं का आम जनमानस पे पड़ता है। अब सवाल उठता है कि एक रणनीति के तहत ये लोग उन क्षेत्रों में आते हैं जहां से पूरे राज्य में या अधिकतम सीटों पे इनके पक्ष में जो लोग मन बनाए हुए हैं वो अंतिम समय तक वोट में परिवर्तित हो जाए। ये जो रोड शो होता है, चाहे जनसभाएं होती है, इससे 2 से 2.5%, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है, हर जगह के हिसाब से कम या अधिक हो सकता है, लेकिन मोबिलाइजेशन ऑफ वोट बड़े नेताओं के विचार से, भाषण से होता है।
और संविधान का जहाँ तक आपने चर्चा किया कि संकट में है, ये एक अस्पष्ट भाषा है जो इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, लेकिन इसमें आम लोगों को कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है। उन्हें अगर ये कहना है कि ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि ये कहने में वो डर भी रहे हैं और इसी बात को ये कहकर कह रहे हैं कि संविधान बिल्कुल बदल दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, एक बात तो ये भी हो रही है विपक्ष की तरफ से कि इसके बाद में अगला कोई चुनाव होगा ही नहीं। अगर मोदी सत्ताधीश हो जाते हैं, फिर से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो अपने अनुकूल वो सब कुछ कर लेंगे और फिर यहाँ पर हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में चुनाव का कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? विपक्ष का ये बड़ा आरोप है। ब्रजेश जी, बहुत अहम सवाल आपने किया, बहुत महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल है। जब खड़गे ये कहते हैं कि अंतिम चुनाव है, आगे चुनाव नहीं होगा, ये एक हमारे देश के लोकतंत्र के इतिहास में एक काला धब्बा मैं मानता हूँ इसको। जब वो ऐसा कहते हैं, वो हमारे लोकतंत्र में हमारे लोगों को, हमारे मतदाताओं को धमका रहे हैं। दरअसल ये बात तकनीकी से जुड़ा है। दरअसल परिसीमन होना है लोकसभा के क्षेत्रों का, और वैसे जगहों के परिसीमन से ज़्यादा सीटें आएंगी जहां जनसंख्या ज़्यादा है, और जहां जनसंख्या ज़्यादा है वहां भारतीय जनता पार्टी की पकड़ बहुत अच्छी है, जैसे यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल में भी संभावना बड़ी अच्छी हो गई है। तो इसको लेकर ये जब परिसीमन होगा, सीटें दुगनी होंगी, तो निसंदेह आगे आने वाले दिनों में भाजपा मजबूत होगी। तो अपनी कमजोरी बताने के बजाय ये लोग कह रहे हैं कि चुनाव अंतिम है। ये बिना बोले ही अपने आप हार पे मुहर लगा रहे हैं। लेकिन मुरली जी, एक आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए कि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और इंडी गठबंधन में जो शुरुआती दौर में हुआ, जैसे इंडी गठबंधन की तस्वीर सजने लगी, नीतीश कुमार को भी एक बड़ी जिम्मेवारी दी जा रही थी, बाद में नीतीश कुमार फिर से अपने पुराने दोस्त के पास चले गए और आज फिर से मुख्यमंत्री हैं बगल में। लेकिन इसके साथ ही ये बताइए कि आखिर इंडी गठबंधन के अंदर में जो 26-28 दल हैं, वो मिलकर अगर बहुमत की तरफ आते भी हैं, तो उनका नेता कौन? देखिए, नेता तो उनका, एक तो ये सवाल अभी भारतीय राजनीति में बड़ा सबसे कठिन है कि वो लोग आ जाते हैं, क्योंकि उनके पास अभी जितनी सीटें हैं कांग्रेस के पास, अगर उसको आप 4 गुना बढ़ा दें तब जाके संभावना बनती है, जो संभावना बिल्कुल दिख नहीं रही है। फिर भी अगर आपका जवाब हम मान लें, तो इन लोगों को, इंडी गठबंधन को, अब तो बहुत देर हो चुकी है। ब्रजेश जी, मेरा सलाह था कि शुरू में ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट घोषित करना चाहिए था। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का अगर कैंडिडेट घोषित कर देते तो बाकी दल के लोग स्वीकार करते। बाकी 2 दल के लोग ऐसे भी स्वीकार नहीं किए। यहाँ पे एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल हो गई। उन लोगों ने ऐसा क्यों सोचा कि इतने बड़े झूठ को अगर हम छिपा देंगे तो सच बन जाएगा। ममता बनर्जी कभी नहीं मानती। आपने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे साथ 35 पार्टियां आ गई, आपने एक ऐसा गठजोड़ बनाया जो गठजोड़ था ही नहीं। वो सिर्फ एक प्रदर्शन था कि बीजेपी डर जाए। उल्टे बीजेपी ने एक नैरेटिव सेट कर दिया, अब की बार 400 पार, और उसमें इतने जबरदस्त ढंग से इंडी गठबंधन वाले उलझ गए कि लगता है कि इनके उलझने से ही बीजेपी 400 पार ना हो जाए। चलिए मुरली जी, आपका विश्लेषण बहुत शानदार है। हम इस पर आगे भी दूसरे एपिसोड में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अब हम वापस लौटते हैं गिरिडीह की तरफ। गिरिडीह में कहा जाता है कि मूलभूत सुविधाओं का दंश वहां के लोग झेल रहे हैं। 5 साल चंद्र प्रकाश चौधरी ने वहां का नेतृत्व किया लोकसभा में, लेकिन पानी, बिजली, सड़क, पेयजल, विस्थापन, इसके साथ पलायन, इसको किस तरीके से आप देखते हैं और आखिर क्या जवाब होगा? अभी अगर मान लीजिए चंद्र प्रकाश चौधरी को आप दावेदार बता रहे हैं, वो चुन के आते हैं फिर से, या फिर मथुरा महतो ही चुनकर आते हैं, या जयराम महतो आ जाते हैं, तो क्यों? एक बड़ा सवाल है कि आखिर जिस समय वोट मांगने की बात होती है, घर घर, दरवाजे दरवाजे जाकर नेता गुहार लगाते हैं, अनुनय विनय करते हैं, और उसके बाद जब बातें आती हैं कि अब जनता को दिया जाए, तो वो सिफर, सब कुछ सिफर नजर आता है। ऐसा क्यों? देखिए, ये एक बड़ा अहम सवाल है, और इस सवाल में एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा छिपा हुआ है। बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य,
और विधि व्यवस्था। मैं आपके सवाल को और थोड़ा बड़ा कर दिया। ये पूरे का पूरे राज्य का विषय है। और जब एक सरकार ऐसी आ जाए जो आपके दल की नहीं है और आप सांसद हैं, भाजपा की सरकार कांग्रेस की है, ऐसे में सांसद की बात भी एक सीमा के बाद उस राज्य में नहीं मानी जाती। राजनीति का स्तर गिरा है। जन समुदाय बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता। अफसरशाही, भ्रष्टाचार इतनी हावी होती है कि ये मूलभूत समस्याएं हर जगह पे। मैं बता दूं कि रांची में 5 दिन से पानी नहीं मिल रहा। रांची राजधानी है और 20 साल बाद भी रांची शहर में, झारखंड की राजधानी में समय से पानी नहीं मिलता। और जीरो पावर कट की समस्या ये एक जुमला बनकर रह गया। जुमला बिल्कुल सही बोले। तो ये तो गिरिडीह है। गिरिडीह राजस्व के रूप में बहुत ही धनी जिला है, राज्य के 5 धनी जिलों में एक है। लेकिन वहाँ अगर बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, अगर विधि व्यवस्था, सड़क की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, ये समूचा विषय राज्य का होता है। और राज्य तब और कम काम करती है जब वहाँ लोकसभा में कोई दूसरा दल का जीत जाता है। तो ये राजनीति का थोड़ा गिरा स्तर है और ये स्तर उठना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। जी बहुत सही मुरली जी, राजनीति का स्तर लगातार गिरा है और ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है, ऐसा हम सभी मानते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बार फिर से आपको गिरिडीह के जो दावेदार हैं, 2 प्रमुख आमने सामने, चंद्र प्रकाश चौधरी को तो आपने कहा कि वो भारी भरकम नजर आ रहे हैं, लेकिन जानना चाहूँगा कि अभी जो प्रचार का तंत्र है, प्रचार का जो माध्यम है, लोगों से जुड़ने का जो माध्यम है, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे उम्मीदवारों का, हमारे प्रत्याशियों का, उसमें आपको चंद्र प्रकाश चौधरी आगे दिखाई पड़ रहे हैं या फिर मथुरा महतो भी करीब आते हुए दिखते हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव में बिल्कुल चंद्र प्रकाश चौधरी आगे दिखते हैं। लेकिन मैं लोकसभा में आपसे आग्रह सहित कहूँगा कि किसी 10 गांव का अगर कोई छोटी सी समस्या सड़क की है या कोई स्कूल की है या उनकी कोई ऐसी समस्या है बांध की है और 10 गांव के लोग भी नाराज हो जाएं और 15-20 हजार वोट का भी अगर विचलन हो जाए तो हार जीत अगर थोड़ा कड़े टक्कर में थोड़ा है, कम हो, हाँ, तो ऐसे में आप उसको विश्लेषित कर पाने में असमर्थ होंगे। लेकिन अभी तक सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो लग रहा है कि चौधरी जी का पलड़ा भारी है। चलिए, तो एक बात और आपसे जानना चाहूँगा मुरली जी की, ये बताइए कि चौधरी जी का पलड़ा आपने भारी बता दिया, लेकिन जिस तरीके से गिरिडीह की जनता में उनको लेकर के थोड़ी नाराजगी है, तो मैं यहाँ पर यह जानना चाहूँगा, आपने जो अपना विश्लेषण किया तो उससे क्या ये मानते हैं आप कि लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? देखिए, हर चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दा होता ही होता है। अगर हम लोग जैसे स्टूडियो में बैठे हैं और समझें कि गिरिडीह में कोई रिक्शा चलाने वाला या कोयला के क्षेत्र में मजदूरी करने वाला व्यक्ति राष्ट्रीय मुद्दे को नहीं सोच रहा तो ये हमारी मूर्खता होगी। आज देश में मीडिया का, सोशल मीडिया का प्रचलन इस तरह का हो गया है कि हर व्यक्ति राष्ट्रीय मुद्दा पे चिंतन करता है, हर व्यक्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करता है, हर व्यक्ति अपने आने वाले जनरेशन के भविष्य की बात करता है, हर व्यक्ति राम मंदिर सहित उन संवेदनशील मुद्दाओं पे भी चर्चा करता है जो इस चुनाव में कहीं न कहीं से प्रभावित करने की स्थिति में है। बिल्कुल सही बात है। मुरली जी बहुत स्पष्टवादी हैं और बहुत अच्छे विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम राष्ट्रीय मुद्दों को गौण नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है, बस 2 टूक में जानना चाहूँगा आपसे कि चंद्र प्रकाश चौधरी में आखिर वो क्या विशेषताएं आपको दिखाई पड़ी कि जो उन्हें आपने गिरिडीह का दावेदार बताया? देखिए, एक विषय तो है कि एक बार जो जीतते हैं, आजकल का चुनाव धन बल, भुजबल, जनबल और एक्सपीरियंस, साथ साथ गठबंधन का प्रभाव। चूंकि रघुवर सरकार आजसू से हट के हारी थी तो एक इसका भी उन लोगों को अनुभव है कि दोनों गठबंधन मिलकर कैसे काम करे। दूसरी ओर जो मथुरा चौधरी की टीम है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इसके साथ कांग्रेस है। कांग्रेस का संगठन बहुत बुरी स्थिति में है। मैं आपको बता दूं कि खूंटी में टक्कर बड़े कड़े हैं,
लेकिन संगठन कांग्रेस का वहां भी गायब था। अगर कालीचरण मुंडा नहीं जीतते हैं तो ये संगठन का दोष होगा, क्योंकि जनता ने तो उनको लगभग जिताने का मूड बनाया था। चलिए, अब समय इसी का पर- अभाव है, जी। समय का अभाव है। मुरली जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि जो गठबंधन है और उसका गठजोड़ है वो जितना मजबूत रहेगा, उस तरीके से उस प्रत्याशी की या फिर समर्थित प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित होगी। यानी साफ है कि एनडीए का गठबंधन झारखंड में मजबूत दिखाई पड़ रहा है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन उसके मुकाबले कमजोर दिखाई पड़ता है। बहरहाल गिरिडीह लोकसभा का दावेदार चंद्र प्रकाश चौधरी होंगे, ये वरिष्ठ पत्रकार नंद किशोर मुरलीधर ने बताया है। मैं आपसे जरूर अपील करना चाहूंगा कि जिस तारीख को भी मतदान है, आप अपने मतदान केंद्र का नाम और उसका स्थान जरूर याद रखें और खुद वोट करने जाएं और साथ में अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी जरूर ले जाएं, क्योंकि मतदान हमारे लोकतंत्र में हमारा कर्तव्य है, हमारा विशेषाधिकार है। इस शो में दावेदार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।